गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है आज इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के अंदर इससे पहले दो वीडियो फर्स्ट पार्ट की हो चुकी हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, और आज नया चैप्टर सेकंड चैप्टर उपभोक्ताओं के व्यवहार का सिद्धांत, और इसकी फर्स्ट पार्ट आज का जो क्वेश्चन है वो काफी बार पूछा जा चुका है। मांग से आप क्या समझते हैं, मांग के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। मांग से आप क्या समझते हैं और मांग के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से लगातार सा आ रहा है। 2020 में आया, 23 में आया, 25 में आया, और इस साल भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस। तो मांग क्या होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कीमत स्तर पर, यानी जो विभिन्न कीमत स्तरें होती हैं, उन कीमत स्तरों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की इकाइयों को मांग कहते हैं। छोटी छोटी सी डेफिनेशन, यदि इसी को हमें लॉन्ग में लिखना है तो देखिएगा क्या लिखा है। मांग का अर्थ, किसी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जो किसी उपभोक्ता के द्वारा, यानी कि मांग क्या है, मात्रा है, क्वांटिटी है किसी वस्तु की, जो किसी उपभोक्ता के द्वारा, यानी कि जो कंज्यूमर है उसके द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है, यानी कि डिफरेंट प्राइस पर परचेस की जाती है। मांग सर्वथा कीमत से संबंधित होती है, यानी कि मांग कैसे संबंधित होती है, कीमत से संबंधित होती है। जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ उस वस्तु की कीमत तथा समय को जोड़ दिया जाता है तो वह मांग बन जाती है। डेफिनेशन, ये इसकी मांग का अर्थ है। यदि भी कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में अतलगू टाइप के क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि मांग की परिभाषा दीजिए, तो मांग की परिभाषा मैंने दो लिखी हुई है। प्रोफेसर पेंसन के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि जो भी वस्तु है हमारी उसको प्राप्त करने की इच्छा, जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो, यानी कि उसे प्राप्त करने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो। किसी भी चीज को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, पैसे से, तो पर्याप्त साधन हो और जिन्हें व्यय करने की हमारे अंदर तत्परता हो, यानी कि खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं है, मगर हमारी वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, तत्परता हो, मांग क्या है। प्रोफेसर बेनाम के अनुसार किसी वस्तु की मांग से वस्तु की उस मात्रा का बोध होता है, यानी कि किसी वस्तु की मांग है तो उस मात्रा का बोध होता है जो कि एक विशेष मूल्य और विशेष समय से खरीदी जाएगी, यानी विशेष मूल्य पर और विशेष समय में खरीदी जाएगी। इसके बाद में कभी कभी क्या लॉन्ग क्वेश्चंस में तो हमारे में पूछा हुआ है, मांग के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए, यानी कि मुख्य कारक। कभी कभी कारक पूछ लेता है, कभी कभी निर्धारक तत्व पूछता है। तो देखिएगा, मांग के निर्धारक तत्व, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक या निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। व्यापार की दशाओं में परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि मंदी काल और तेजी काल। मंदी काल और तेजी काल का मीन्स आप लोग जानते होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं कि मंदी काल में क्या होता है कि दुकानदार पर ग्राहकों की संख्या कम हो जाती है, और तेजी काल का मतलब है कि ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। यदि कोई गर्म कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति है, दुकानदार है, तो उस पर गर्मी में कोई गर्म कपड़ा खरीदने नहीं जाएगा, तो वो उसका मंदी काल कहलाएगा। वहीं जाड़ों में या शरद ऋतु में बात की जाए कि गर्म कपड़े की, तो उसका वह तेजी काल होगा, क्योंकि वहां पर वस्तुओं को खरीदने हर व्यक्ति जाएगा, हर व्यक्ति को गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो मंदी काल और तेजी काल बात समझ में आई। तो देखिएगा, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन का मतलब क्या है। तेजी काल में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, यानी जो लोगों की इनकम है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण कीमतों के बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, यानी कीमत बढ़ रही है। जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उस पर फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु की कीमत बढ़ी है या कम हुई है, उसे जो वस्तु चाहिए वो चाहिए ही चाहिए थी, तो मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत मंदी काल में मौद्रिक आय में कमी हो जाती है, यानी कि जो आय है वो कम हो जाती है, लोगों की कम हो जाएगी, तो मूल्य स्तर गिरने के कारण, यानी कि कीमतें कम होने के बाद
वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। यदि लोगों की रुचि में या फैशन में परिवर्तन आया है तो जो पुरानी वस्तु है वो उसकी मांग अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और जो नई वस्तु बाजार में आई है उसकी मांग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वही लिखा हुआ है यदि उपभोक्ता की रुचि तथा समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो उपभोक्ता है उसकी रुचि में परिवर्तन हो जाए और समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन होता है। समाज में प्रचलित फैशन का मतलब ये है कि जो फैशन चल रही है उसी फैशन के हम आर्टिकल यूज करना पसंद करते हैं और जो निकल गई उसका यूज नहीं करेंगे, वो पुरानी फैशन हो गई। तो परिवर्तन हो जाता है तो नए फैशन की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। नई फैशन की जो भी वस्तुएं आई हैं उनकी मांग में वृद्धि होने लगती है। इसके विपरीत वस्तुओं के फैशन से बाहर हो जाने पर उन वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। यदि कोई वस्तु पुरानी हो गई है, फैशन पुरानी हो गई है तो उसकी मांग स्वतः ही कम हो जाएगी। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। जब देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है तो सामान्य कीमत स्तर ऊंचा हो जाता है और वस्तुओं की औसत मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि देश में मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाती है तो सामान्य कीमत स्तर गिर जाता है और वस्तुओं की औसत मांग बढ़ जाती है। आय में परिवर्तन। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो मांग में वृद्धि होगी और आय कम होगी तो मांग में कमी आ जाती है। नॉर्मल सी बात है, यदि हम आज 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो 10,000 जैसा खर्च करेंगे और अभी इनकम घट करके 5,000 रह जाए तो हमें अपनी जो मांगे हैं वो कम करनी पड़ेंगी, यानी कि वस्तुओं की लो क्वालिटी को यूज करना पड़ेगा। ठीक। ऋतु और मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए शरद ऋतु में गर्म कपड़ों की कीमत बढ़ने पर भी मांग में वृद्धि होगी। वहीं ग्रीष्म ऋतु में गर्म कपड़ों की कीमत घटने के बावजूद भी मांग में कमी रहेगी, मांग कम हो जाएगी। गर्मियों में कोई भी व्यक्ति गर्म कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, तो ये कहलाता है मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हमारा लघु क्वेश्चन है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। यानी कि मांग की लोच को कौन कौन से 3 कारक प्रभावित करते हैं। मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारक निम्न हैं। सबसे पहला जो कारक प्रभावित करता है मांग की लोच को वो है वस्तु की प्रकृति। सामान्यतः अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। यानी कि अनिवार्य आवश्यकताओं में हमारी क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान जो है वो अनिवार्य आवश्यकता है। तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग होती है वो बेलोचदार होती है, यानी कि उसमें कोई लोच नहीं पाया जाता। ऐसी मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं, क्योंकि इन आवश्यकताओं को अधिक समय तक असंतुष्ट नहीं रखा जा सकता। इसके विपरीत आरामदायक जो वस्तुएं होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की मांग औसत लोचदार होती है, यानी कि जो उससे थोड़ा सा अनिवार्य आवश्यकताओं से मध्यम वर्गीय कह सकते हैं, वो औसत लोचदार होती हैं। और विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग अत्यधिक लोचदार होती है, उनमें बहुत ज्यादा लोच होता है। दूसरा की वस्तुओं की कीमत। जिन वस्तुओं की कीमत ऊंची होती है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, ज्यादा लोच होता है उसमें। जिन वस्तुओं की कीमत मध्यम श्रेणी की होती है उनकी मांग लोच सामान्य होती है, जबकि बहुत सस्ती या कम कीमत वाली वस्तुओं की मांग बहुत अधिक कम लोचदार या बेलोचदार होती है। लोच नहीं पाया जाता जो सस्ती वस्तुएं होती हैं उनमें। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। यदि किसी वस्तु की अनेक स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी, क्योंकि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर, जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी होने पर अन्य स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगेगा। इस प्रकार स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें भी मांग की लोच को प्रभावित करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। ऊपर क्वेश्चन में भी हेडिंग थी स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। स्थानापन्न वस्तु क्या होती है। स्थानापन्न वस्तु वह वस्तु बोली जाती है जो कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का हम प्रयोग कर सकें। स्थानापन्न वस्तु वो वस्तु बोली जाती है
जिस एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकें स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। जैसे कि हम रोटी खाकर के पेट भरते हैं, हम चावल खाके भी पेट भरते हैं। तो रोटी और चावल एक दूसरे का स्थानापन्न वस्तु है। दाल सब्जी एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तु है। मीट भी कह सकते हैं साथ में आप, दाल सब्जी मीट एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तु है। तो वही लिखा है कि वे वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी प्रयोग की जा सके स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुओं में कीमत तथा मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो तुरंत व्यक्ति दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगेगा, इसलिए धनात्मक संबंध होता है मांग और कीमत के बीच। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी स्थानापन्न दूसरी वस्तु की मांग बढ़ेगी, क्योंकि यदि चीनी की कीमत बढ़ी है तो आदमी तुरंत बूरा, गुड़ या शक्कर या कोई और चीज जो मीठा कर सके उसका प्रयोग करने लगेगा। तो ऐसी वस्तु की मांग ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी और चीनी की मांग कम हो जाएगी क्योंकि उसकी कीमत बढ़ी। ठीक, इसके विपरीत एक वस्तु की कीमत कम होने पर जब कीमत डाउन होगी तो स्थानापन्न दूसरी वस्तु की मांग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जैसे मैंने ये बताया कि चीनी की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम होने लगी, है ना। अब चीनी की कीमत कम होगी तो जो आदमी गुड़ का यूज कर रहा था वो चीनी पे आ जाएगा तुरंत। तो कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम होने लगी। उदाहरण के लिए चाय और कॉफी, यदि चाय की कीमत बढ़ेगी तो आदमी कॉफी का यूज करेगा, चाय की कीमत बढ़ेगी तो आदमी कॉफी का यूज करेगा। और मूंगफली का तेल, वनस्पति घी, यदि मान के चलो वनस्पति घी ज्यादा बढ़ जाए तो आदमी क्या करेगा, मूंगफली का तेल यूज करने लगेगा। गुड़ और चीनी, चीनी की कीमत बढ़ेगी तो आदमी गुड़ की ओर जाएगा। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो कि एक के बिना दूसरी अधूरी है। एक के बिना दूसरी अधूरी है, यानी कि दो वस्तुएं या तीन वस्तुएं एक साथ मिलकर के यदि किसी कार्य को करती हैं तो वह पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पे पेन है कोई और पेन कब नहीं चलेगा, बिना स्याही के नहीं चल सकता, तो पेन और स्याही दोनों एक दूसरे की पूरक वस्तुएं। पेन आपके पास हो मगर उसमें यदि स्याही नहीं है तो उससे हम काम नहीं कर सकते। वही लिखा हुआ है कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती हैं, यानी कि जो भी हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता को दोनों मिलकर ही सहयोग या तीनों मिलकर ही संतुष्ट कर पाएंगे। संयुक्त रूप का मतलब है इकट्ठा होकर के ही संतुष्ट कर सकती हैं। एक के बिना दूसरी बेकार है, यानी कि पेन में स्याही नहीं है तो पेन बेकार है, तो एक के बिना दूसरी बेकार है, अर्थात जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है एक साथ ही किया जाएगा। और उदाहरण है इसके पेन और स्याही, बिना स्याही के पेन बेकार और बिना पेन के स्याही बेकार। कार और डीजल, बिना डीजल के कार चलेगी नहीं और डीजल ही डीजल हो तो कार कहां से आएगी, तो दोनों चीजें संयुक्त रूप से ही पूरी करेंगी। बाइक और पेट्रोल, बिना पेट्रोल के बाइक नहीं चलेगी और पेट्रोल के जब है तो बाइक भी होनी चाहिए, दोनों चाहिए, यानी कि ये एक दूसरे की पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।